QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। संविधान क्यों और कैसे। हमारा संविधान कैसे बना है, क्यों बना है और उसका क्या उद्देश्य था, संविधान बनने के पीछे क्या क्या कारण थे, सबको यहाँ डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा तो इसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर है, संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान कैसे बनाया जाता है, इसी के बारे में यहाँ डिटेल में एक एक चीज़ बताया गया है। ठीक है, परिचय पहले हम देख लेते हैं, हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो यहाँ लिखा है जो ये मुख्य बातें हैं। संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया है, इनके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर देखना और पढ़ना है। ठीक है, लिखा है हमें संविधान की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखा है संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक एक करके हमें यहाँ पर समझना है और जानना है। लिखा है संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तो संविधान सब में तालमेल बढ़ाता है और सबको भरोसा दिलाता है न्याय के लिए, अधिकारों के लिए। ठीक है, तो लिखा है कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह के कुछ जो है विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ अन्य भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वह और आधारों पर भी भिन्न हैं, वह अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी जो है भिन्न योग्यताएं हैं। ठीक है, तो हर तरह से क्या है उनमें विविधता पाई जाती है। अलग अलग शौक है और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी हैं तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को किसी की जो है कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए जो है। इसके अलावा क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इसमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह की एक साथ रहना। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं और उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबको अगर एक साथ रहना होगा तो कोई ना कोई नियम और कानून होना चाहिए जो सबके अधिकारों की सुरक्षा कर सके। इसीलिए संविधान जैसे चीज़ों की आवश्यकता एक देश के लिए होती है। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए। कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जो है जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। मतलब कुछ ऐसे अधिकार हो, कुछ ऐसे बुनियादी नियम हो जहाँ पे सब एक दूसरे का मान सकें। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। हम नियम बना दें लेकिन अगर लागू ना करें तो कोई उसका मतलब नहीं है। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी का विश्वास हो जाता है और वे लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे। तो जब हमें ये भरोसा हो जाता है कि हमें न्याय मिल सकता है तो लोग उस कानून का जो है पालन करते हैं।
क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का पहला काम यह है कि यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ये संविधान का पहला काम है, ये जो हमें इस पूरे चैप्टर में इस पैराग्राफ पे पढ़ के बाद हमें पता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो है निर्माण शक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। तो निर्णय जब हम कोई लेते हैं तो निर्णय निर्माण शक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। तो लिखा है संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। तो राज्य का निर्माण होना और शासन करना यह संविधान द्वारा ही तय किया जाता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्यों हो और ऐसा कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। ठीक है, अब देखो संविधान के बारे में यहाँ कितनी डिटेल में की चीज़ बताई गई है, इसलिए इस एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो समाज का शासन होगा लेकिन उसे बनाएगा कौन। आपको का नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग खा नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी क्या मतलब किसकी इच्छा वाले नियमों से हम शासन कर सकें या शासन हो सके। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो लोग को क्या लगता है कि जो हम नियम सुझाते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों को शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि किन नियमों को बनाएगा कौन। तो नियम बनाएगा कौन ये हमें देखना है, क्योंकि नियम बनाने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिस पर सब लोग विश्वास कर सकें। ठीक है, आगे लिखा है संविधान ही इस प्रश्न का ही उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है और संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा तो संविधान ही तय करता है, इसलिए शासन व्यवस्था में जो सरकार में आता है वही कानून बनाता है। तो संसद संविधान तय करती है और संविधान में ही संसद भी है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। तो हमारे यहाँ संविधान में जनता को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है जो सरकार चुन सके। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, मतलब उत्तर रहित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? मतलब क्या तरीका होना चाहिए कि लोग कानून का पालन मतलब कानून का निर्माण कर सकें। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो या फिर उन प्रतिनिधियों का चयन करना कैसे कहो और कुल कितने प्रतिनिधि हों इसका भी चयन होना चाहिए। और ये भी कौन बताता है? ये भी हमें संविधान ही बताता है। आगे लिखा है उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। तो हमारे संविधान में संसद को अधिकार दिया गया है कानून बनाने का, इसलिए संसद को विधायिका भी कहते हैं। और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे बने इसे देखने के लिए उन नियम कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। तो कानून कौन बनाएगा ये काम डिसाइड कौन करता है? संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वश्रेष्ठ सरकार बनाती है। तो संविधान के द्वारा ही सरकारों का गठन भी होता है। तो लिखा है दूसरा काम संविधान का क्या है। अब यही चीज़ अगर मेंस में आप लिखेंगे संविधान के प्रमुख काम क्या है, तो दूसरा काम तीसरा काम इसी एनसीईआरटी में पढ़ के आप नोट्स भी बना सकते हैं जिससे आपको जो है प्रॉपर तैयारी हो सके। तो संविधान का दूसरा काम क्या है? स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ये कौन तय करता है? हमारा संविधान तय करता है। ठीक है, अब लिखा है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। तो संविधान की जो संविधान हमारा है वो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी बनाता है। कैसे? लिखा है मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब तक सत्ता से कानून बनाए तब आपको लगता है कि वह कानून पूर्णतः अनुचित है
उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन से रोक दिया और उसके यह निर्णय लिया है कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र जो है नहीं पहने जा सकते, या फिर आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी खास रंग वाले लोगों को भी कुएं से पानी भरने में इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यदि वे सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। तो जो इतनी प्रॉब्लम अगर कोई क्रिएट कर देगा तो इसका मतलब है संविधान के अनुसार वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो संविधान का तीसरा काम बता दिया गया। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। तो अगर जो नागरिक हैं उनको जो कानून बनने पर कुछ सीमाएं लगाए, ये सरकार का काम है, संविधान कहता है। ठीक है, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो कानून का उल्लंघन कभी सरकार नहीं कर सकती है। आगे लिखा है संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। कौन? संविधान। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट किया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। तो बहुत सारे मौलिक अधिकार बदल सकते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को हमेशा मिले रहते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, तो ये कानून के हमारे संविधान ने ये सबको दे रखा है कि किसी मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। तो ये सरकार के ऊपर लगाम लगाता है कौन? संविधान। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। ठीक है, ये सब हमें अधिकार स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। और कौन दिया है? हमारे संविधान ने दिया है। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो कुछ अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लंघन भी करता है जिसमें उन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या हैं। तो लिखा है अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता है, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान या एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिसमें सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इन संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताएं गहरी खाइयां हों, तो जिस समाज में ज़्यादा असमानता होती है वहाँ केवल सरकार की शक्तियों का पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानताओं गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सकें। तो संविधान ये भी कहता है कि हमें सरकार को भी इतना मजबूत बनाना है कि जिससे वो असमानता और गरीबी से लड़ सके और उसके लिए कानून बना सके। जैसे उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसे समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस तरह को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सके। ठीक है, कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। तो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव बहुत हो रहा था काले गोरे को लेकर के। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में यह संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। तो समाज की क्या आकांक्षाएं हैं, ये हमारा संविधान हमें पूरा करता है और भेदभाव को दूर भी करता है।
उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को यह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें यह पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वो संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो है हमें ये सरकार हमें समर्थ बनाती है कि हम जो है ऐसा काम कर सके, ऐसा कानून बना सके। यहाँ पर एक जो है कार्टून दिया गया है कि नेहरू जो है यहाँ पर जब संविधान बना रहे थे उस समय समाज के अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग डिमांड कर रहे थे और उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए वो लोग सोच रहे थे। आगे लिखा है संविधान का चौथा काम क्या है। यहाँ कितना इंपॉर्टेंट दिया गया है। चौथा काम क्या है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये कौन करता है? चौथा काम किसका? संविधान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है संविधान के समर्थ बनने वाले प्रावधान क्या हैं। संविधान कैसे समर्थ बन सकता है, उसके क्या प्रावधान है? लिखा है संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है कि वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने यह अधिकार सरकार को दिया है कि वो ये काम कर सके। तो संविधान क्या करता है? सरकार को अधिकार देता है काम करने के लिए और यह प्रावधान करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो संविधान ही सबको आदेश देता है सरकार को ये सब करने के लिए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। ठीक है, तो ये भी इंडोनेशिया के संविधान में बताया गया है। संविधान इस तरह से लोगों को डिसाइड सरकार को आदेश देती है कि वह शासन व्यवस्था में और समाज की भलाई के लिए काम करें। राष्ट्र की बुनियादी जो है पहचान क्या होती है? तो लिखा है आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। ठीक है, तो याद रखना ये संविधान क्या होता है? किसी समाज की बुनियादी पहचान भी होता है, ये भी उसका एक कार्य है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर के हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। और दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय करता है कि कोई क्या कर सकता है। संविधान हमें यह भी करने को कहता है और क्या नहीं कर सकता है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। ठीक है, तो संविधान हमें क्या देता है? एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, आगे लिखा है अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर हम दुनिया के अलग अलग संविधानों की चर्चा करें तो हमें सरकार के अलग प्रकार और अलग अलग प्रक्रिया दिखाई देती है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ समान साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की भी होती है। तो राष्ट्रीय पहचान हर संविधान में क्या है? अलग अलग होता है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वह उस राष्ट्र में रहने वाले लोग विभिन्न समूहों को जो है
कई तरीकों से आपस में मिला देते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीय और नस्ल को नागरिकता के आधार पर मान्यता नहीं देता है। तो जो हमारा संविधान है वो जातीय आधार पर और नस्ल के आधार पर हमारे यहाँ नागरिकों को मान्यता नहीं देता है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। तो संविधान ही किसी देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है कि उस देश की शासन व्यवस्था कैसी है और वहाँ किस प्रकार शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप एक जो है कार्टून यहाँ दिखाया गया है कि ईरान में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर नए संविधान की रचना की जा रही थी वहाँ पर। तो जब वहाँ पर ईरान में संविधान बन रहा था तो बगदाद में तो शिया अलग लड़ रहे थे, सुन्नी अलग लड़ रहे हैं और कुर्द वहाँ पर मुसलमान अलग लड़ रहे हैं और सब अपने अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब संविधान वो बना वहाँ पर इराक में तो सद्दाम हुसैन वहाँ के सत्ता में थे और तानाशाह थे, उनको हटा करके फिर नया संविधान बना। तो इसी को एक कार्टून के माध्यम से दिखाया गया कि सबके हितों की बात होनी चाहिए, सबकी अलग अलग मांगे थी। लिखा है संविधान की सत्ता, लिखा है हमारे संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ठीक है, क्या प्रस्तुत की है? संविधान क्या है, संविधान कितनी प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। तो हमारे देश में भी संविधान क्या एक लिखित दस्तावेज है। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके। तो इंग्लैंड के पास अलिखित संविधान है, वहाँ कोई संविधान दस्तावेज है ही नहीं, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। तो जब संविधान इंग्लैंड में जरूरत पड़ती है तो कानून बना लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वह केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो कुछ देशों में ऐसा भी है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है। संविधान को अगर हम प्रचलन में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं तो क्या तरीका होता है। तो लिखा है इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, संविधान के अस्तित्व में आने का तरीका क्या होता है, इसके संविधान किसने संविधान बनाया और जो है उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वह सैनिक शासकों और या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे देशों में संविधान क्यों निष्प्रभावी हो जाते हैं, क्यों असफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो सैनिक शासकों द्वारा बनाए जाते हैं जो तानाशाह होते हैं या फिर अलोकप्रिय भ्रष्टाचारी नेता द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए जनता उन्हें विश्वास नहीं करती है, जिसके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान कहाँ है, भारत में, दक्षिण अफ्रीका में और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। तो चाहे भारत हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, लंबा वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन चलने के बाद संविधान बना है। इसलिए ये संविधान अपने महत्व को समझते हैं, अपने संघर्ष को समझते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लिखा है यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। तो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे उससे हमें काफ़ी सीख मिली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी, क्योंकि हम लोग जो है चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन देखें चाहे असहयोग आंदोलन देखें, हम समाज के हर वर्ग को लेके चलने की सोच रहे थे। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसमें समाज का अटूट विश्वास था और जिसके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उसका सम्मान करने की क्षमता थी। तो ऐसे नेता हमारे यहाँ थे जो जनता उनके बातों को मानती थी। संविधान निर्माण
निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली और संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान का पूर्ण जनमत संग्रह कराया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोकप्रिय नेताओं ने मिलकर के संविधान सभा में संविधान को बनाया था, इसलिए जनता ने इस पर बहुत विश्वास किया और लोगों ने उनके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपनाया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है, ठीक है। यहाँ पर एक दिया गया है संविधान, नेपाल के संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, तो उसी के बारे में दिया गया है। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है संविधान के मौलिक प्रावधान क्या हैं। एक सफल संविधान की विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। तो संविधान का आदर क्यों किया जाए, यह भी हमें संविधान ही हमें अवसर देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वह संविधान के प्रावधानों का आदर करें। जब उनका शोषण होगा तो संविधान का पालन का आदर करेंगे ही नहीं। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनिश्चित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। जब संविधान, याद रखना, लोगों की ज़रूरतों को नहीं पूरा करेगा तो लोग संविधान में विश्वास नहीं करेंगे। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। तो संविधान अगर कोई किसी पहचान को दबा देगा तो लोग संविधान को नहीं मानेंगे। कोई भी संविधान खुद से न्याय आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता है, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। क्या देखना, अगर लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो लोग संविधान में विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आप इस विचार को प्रयोग में लाइए। स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में कैसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो अगर कोई भी संविधान किसी के नागरिकों के स्वतंत्रता और समानता की अगर बात करेगा तो संविधान ज़्यादा सफल हो जाएगा। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकों को एक या एक से एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ के उत्तर में स्थिति में देने में रहेंगे, ठीक है। अब आगे लिखा है, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। तो जो संस्थाएं होती संविधान द्वारा, उनकी संतुलित रूपरेखा क्या होती है। तो लिखा है, संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। तो याद रखना, संविधान को जनता ही नहीं एक छोटा समूह भी नष्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है और ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। तो इसलिए हमारे यहाँ संस्थाओं को क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कार्यपालिका का काम अधिक अलग है, विधायिका का काम अलग है और न्यायपालिका का काम अलग है और इन्हीं को संस्था कहा जाता है। तो लिखा है, संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। अगर मान लो हम सारा अधिकार विधायिका को दे देंगे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या करेंगे, इसलिए हम शक्तियों को क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं, ठीक है। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान आधार पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। तो सबके अधिकार क्या किया, सबको संविधान ने अलग अलग अधिकार दे दिया, अलग अलग शक्तियां बांट दी और सबके काम क्या हैं, अलग अलग हैं। ऐसा किसने किया, तो हमारे संविधान ने किया। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग से भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित कर दी है।
संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उनमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन, संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। ठीक है, तो ऐसा भी होना चाहिए। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर बहुत ज़्यादा कठोर संविधान बना देंगे तो वो जल्दी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें परिवर्तन होता नहीं है। दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान जो है ना दे पाएगा। इसीलिए हमारा संविधान क्या है, ना ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा लचीला है। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय भारत संविधान एक जीवंत दस्तावेज में महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों को परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन जो है बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। ठीक है, इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वह विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संरक्षित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोई एक समूह मिलकर के संविधान को कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान आपको कुछ ऐसा कारण देता है कि वो संविधान का पालन कर सकें। इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? बिल्कुल है। संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं है। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस पर आधारित है। तो हम न्याय की बात करेंगे, इसमें आगे हम बताएंगे। तो ठीक है, इसमें हम पूरा चीज़ पढ़ेंगे। तो ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारा संविधान ये सब हमें अधिकार देता है। इसी सब के प्रश्न के उत्तर आगे हमें मिलेंगे भी। ठीक है, लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान कैसे बना। अब हम लोग भारतीय संविधान कैसे बना इसकी बात करेंगे। लिखा है, आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से यह संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा मतलब संविधान को किसने बनाया है, तो संविधान सभा ने बनाया है, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में जो इसकी पुनर्बैठक हुई। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके साथ विभाजन भी हुआ। तो जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र में जो सदस्य थे वहाँ चले गए, इसलिए उसका पुनर्गठन संविधान सभा का दोबारा करना पड़ा विभाजन के कारण। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। तो जो प्रांतीय विधानसभाओं थी उनके द्वारा चुने गए थे। जैसे आज राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, वैसे ही संविधान सभा चुनी गई थी। तो संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था, प्रत्यक्ष विधि से नहीं हुआ था। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई थी जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार याद रखना, जो हमारे यहाँ संविधान सभा की जो है रचना की गई थी या स्थापना की गई थी, पूछा जाएगा किस प्रस्ताव के द्वारा हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही इसको जो है क्या किया गया था, हमारे देश में स्थापित किया गया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, तो जितने हमारे यहाँ प्रांत थे, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का जो है अनुपात रखा गया था संविधान सभा में। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, आपको ये भी याद रखना है। और रियासतों में प्रांत भी शामिल था और रियासतें भी शामिल थी, ये भी याद रखना। दूसरा जो है, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुने गए थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। और 4 सीटें किसके लिए थी, तो वो आपका रेसिडेंसी स्टेटों के लिए थी।
आगे लिखा है प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समूहों में बांटा गया था, मुसलमानों में, सिखों में और सामान्य में। ठीक है, तो हम जो संविधान सभा में जो सीटों पर जो लोग गए थे वो मुसलमान अलग वर्ग था, सिखों का अलग वर्ग था और सामान्य में सब लोग शामिल थे। तो 3 वर्ग के लोग जो है जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में शामिल किए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि प्रांतीय संविधान सभाओं ने जो विधानसभाओं ने चुना संविधान जो अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा के लिए, तो किस विधि से चुना गया, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। आगे क्या किया गया, आगे है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्ययन के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और सम्मान योग्य बनाते हैं। तो इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। संविधान सभा में एक भाषण दिया था B.R. अम्बेडकर ने वाद विवाद के दौरान। तो उन्होंने क्या कहा था, तो लिखा था अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना चाहिए। तो हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसे सामाजिक लोकतंत्र का भी रूप देने की जरूरत है। ये हमारे जो B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं हो सकता है जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक लोकतंत्र स्थिर नहीं होगा जब तक हम समाज को लोकतांत्रिक तरीके से स्थिर ना कर दें। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, तो सामाजिक लोकतंत्र में किसकी बात होती है, स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुता की बात होती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को भी विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता जो है वो समानता से बिल्कुल अलग नहीं हो सकती है। समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ना ही स्वतंत्रता समान जो है समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। ये तीनों शब्द क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुत्व को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकेगी। तो कितनी अच्छी से व्याख्या इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की किया है, किसने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तो अब इसको जो है याद विवाद भी उन्होंने बोला था, ये बहुत ही आपको समझने के योग्य, बहुत अच्छा चीज़ है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है संविधान सभा का स्वरूप क्या था, तो 3 जून 1947 की योजना, याद है ना, माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहते हैं, ऐसे जो है माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। तो 3 जून योजना के अनुसार विभाजन के बाद, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के तहत हुआ है। विभाजन के बाद वह सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान क्षेत्रों में से चुनकर आए थे। जो पाकिस्तान क्षेत्र जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया भारत का, जो वहाँ से सदस्य आए थे वो संविधान सभा के अब सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा की वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, घट करके 200 कितनी हो गई, 99 हो गई। पहले कितने थे, तो 389 सदस्य थे। तो इसमें से जो है सदस्य कहाँ चले गए, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए। तो संविधान सभा की जो सदस्यों संख्या थी घट कितना हो गई, 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने ही अंतिम रूप से जो है पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक में पारित किया गया तो कितने सदस्य थे, 294 सदस्य थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक फैक्ट के रूप में भी आपसे वाक्य के माध्यम से पूछा जा सकता है। आगे लिखा है इस प्रकार इस उपमहाद्वीप पे विभाजन से उपजी विभीषिका, तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है। विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। और याद रखना 14 अगस्त को भारत विभाजन हुआ था, पाकिस्तान का निर्माण हुआ था उस दिन। तो इसीलिए जो है विभीषिका वर्ष भी मनाया जाता है अब। ठीक है, 14 अगस्त को। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। तो जब संविधान बन रहा था उसमें भारत में कई तरह की चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को झेलते हुए जो है और लड़ते हुए जो है हमने संविधान को बनाया है।
भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही और तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में कैसा बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं चुने गए थे। ये बात याद रखना, आप प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताती गई विविध विधि के प्रतिनिधित्व दिया गया, सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। तो 28 सदस्य किसके थे? अनुसूचित जातियों के थे। आपको यह भी याद रखना है कि 28 सदस्य एससी थे। जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है तो विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। किसको? कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइशी थी। तो याद रखना, कांग्रेस में 82% लोग थे लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी विविधता भरी हुई थी। ठीक है, आगे लिखा है संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या थी। तो इसमें इस टॉपिक में पूरा एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से बताया गया था। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, तो आप संविधान की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लिखा है संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपी मूल्यों में भी संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है, उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वही यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो इसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया कि वह केवल अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व न करें, जो लोग उसमें शामिल हों केवल प्रतिनिधित्व न करें, वो संविधान में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बना करके शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। तो मतभेद होते थे, उन मतभेदों को दूर भी किया जाता था, ना कि कोई मनमुटाव होता था। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे, वैधानिक तरीके से मतभेद होता था, कोई आपसी मनमुटाव नहीं होता था। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। क्या क्या मतभेद थे? भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए? ठीक है। राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए? न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए? क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। तो आज यही सब आधुनिक राज्य की बुनियाद है और इन सब विषयों पर बहुत अच्छे से चर्चा की गई। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। वह प्रावधान है सार्वभौमिक मताधिकार का, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होना चाहिए या होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार को सब लोगों ने एक स्वर में तुरंत अपना लिया। इस पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ और इसमें कोई भी आपको रोका नहीं जा सकता वोट देने से। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद अवश्य ही माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों पर वाद विवाद बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों पर वाद विवाद बिल्कुल नहीं हुआ और सर्वसम्मति से उसको क्या किया गया? पास कर लिया गया। आगे लिखा है इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का सबसे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता था। आगे लिखा है संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी, क्योंकि वो सरकार के हितों के लिए काम कर रही थी, देश के लिए काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में वो दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता के ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई और हर अनुच्छेद को लेकर के जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे
जो है प्रमाणित ढंग से सामने लाती है। मतलब संविधान के हर पक्ष पर बहुत गंभीरता से, बहुत ही अच्छे तरीके से बातें हुई और हर पे बहस हुई। ठीक है, वह बहसें थी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के तहत संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका क्रांति हुई, इससे भारत का संविधान निर्माण भी एक क्रांति से कम नहीं था। आगे लिखा है कार्यविधि। तो लिखा है संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। तो 8 मुख्य कमेटियां बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, जो संविधान सभा की कार्यविधि को ध्यान से देख रही थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार पर हर बात पर एक दूसरे के सम्मान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। तो असहमत सब लोग थे, लेकिन सब लोगों ने मिलकर के काम किया और संविधान को बनाने का काम किया। आगे लिखा है प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया और जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित के सम्मुख पक्ष में न हो। बहुत ही सोच समझ करके यह काम किया गया। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी किया गया। मतलब उसमें मत भी हुआ कि आप इस पे सहमत है कि नहीं सहमत हैं। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की कुल 166 दिनों तक चली। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। तो ये लोगों के बीच में चर्चा का भी कारण था और लोग जो है डेली न्यूज़पेपर में उस समय पढ़ते भी थे कि आज संविधान सभा में क्या क्या हुआ। यहाँ लिखा है, यदि आप देख सकते हैं, एक फोटो बना है, ये चित्र है संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं बी.आर. अम्बेडकर ने उन्हें एक जो है अभिवादन दिया था, धन्यवाद दे रहे थे। जब संविधान हमारा बन गया था तो एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे, उसी का ये चित्र ये दिखाया गया है, फोटो है। ठीक है, आगे लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। तो लिखा है लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता है। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी क्योंकि उसमें हर तरह के सदस्य थे कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उनके राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत से प्राप्त किए थे। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, हम कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे संविधान पे था। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप कैसा हो, संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए। हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही सब चीज़ों पर हमने चर्चा पहले से ही कर रखा था। तो ये सब चीज़ों को बनाने में हमें क्या मिला, मदद मिली। किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। इन बहसों पर प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। तो हमने राष्ट्रीय आंदोलन में जो जो चीज़ झेल रखा था, जिन पे बात कर रखा था या अंग्रेजों से मांग कर रखा था, हमने उन चीज़ों को अपने संविधान में शामिल कर लिया। आगे लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। तो याद रखना, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को जो है दूसरी बैठक हुई थी और जो है 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी और उसी दिन जो है 1946 में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस संविधान में संविधान सभा के जो है उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी जो आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उसका सारांश था। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। तो हमने बहुत ही सोच समझ करके इन चीज़ों को क्या किया, हमने शामिल किया और सबको हमने संविधान में स्थान दिया।
अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कहीं न कहीं उसको जो है यहाँ पर संविधान में शामिल किया गया। आगे लिखा है संस्थागत व्यवस्थाएं क्या हैं। लिखा है संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। तो हमारे संविधान ने क्या किया, सारी संस्थाओं को अलग अलग बांट दिया, सबके काम अलग अलग बांट दिए। जैसे मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। तो हमारे यहाँ जो सरकार लोकतांत्रिक है और जन कल्याण के लिए ही प्रतिबद्ध है। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार विमर्श किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। तो हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है जो एक विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण करती है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने कई दूसरे देशों की अच्छी चीज़ों को भी ग्रहण किया, उसमें कोई संकोच नहीं किया और ये नकल भी नहीं कह सकते इसको। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी थी। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधान को भी शामिल किया। तो किन किन देशों से क्या क्या शामिल किया अभी वो भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन उन विचारों को लेना कोई जो है नकलची या मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि यह बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और जो है आशाओं के अनुरूप हो। तो जो भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप था हमने दूसरे देशों से उसको ले लिया। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने जो है संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोच्च चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं। लिखा है आपका उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या लिखा है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र गणराज्य होगा। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देसी रियासतों और देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ के अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। तो हमारा देश एक संघ होगा, यह भी हमारे उद्देशिका में प्रमुख प्रस्ताव में रखा गया था। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन पर शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। भारत के सभी, तो याद रखना हमारे यहाँ जितने संविधान की शक्तियां और स्रोत हैं सबका स्रोत कौन है, जनता है। जैसे अभी समय चुनाव चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो है सब जनता के ही निर्णय पर यह तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी। आगे लिखा है भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून की समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है अल्पसंख्यक, पिछड़े और जातीय क्षेत्र, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ये भी हमने वादा किया अपने संविधान में और हम लोग कर भी रहे हैं। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा और समस्त सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्ण और पूर्ण जो है योगदान करेगा। विश्व शांति के लिए और मानव कल्याण के लिए भारत हमेशा तत्पर रहेगा और उसके लिए कार्य करता रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे विभिन्न देशों के संविधानों से क्या क्या चीज़ें ली गई। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला। हमारे यहाँ क्या होता है, जो सबसे अधिक जो वोट पाता है वही चुनाव जीत जाता है। ये भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। सरकार का संघीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका,
कानून निर्माण की विधि। ये सब कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। ठीक है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। ठीक है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया। न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति को लिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया। ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया। तो जो संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समूर्ति सूची में नहीं होता है उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, और हमारे ये देश में राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है, यह संविधान निर्माताओं को की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वह देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को ध्यान दिया गया था। यही वह कारण है जिनकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवन सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजों की पोथी भी दब के रह गए हैं। तो बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे हमारे समय ही, लेकिन वो सब आज क्या हैं? पीछे चले गए, और हमारा देश आगे जा रहा है कि हमारा संविधान ऐसा बनाया गया है। आगे लिखा है, भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मूल्य उद्देश्य यह रहा कि एक ऐसा जो है संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हों, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रखें। आप पुस्तक के शेष भाग में इस व्यवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, और अलग चैप्टर में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को हम अलग से आप लोगों को कराएंगे। ठीक है। और ये कहीं अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, हम ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। लिखा है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? या नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है? बिल्कुल सही। या शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है? बिल्कुल सही। या सूचित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं? या कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है? तो अच्छे लोग आए, ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। जिसमें आपका डी नहीं होगा। साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति, या कुछ साझे मूल्यों नहीं, सभी साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है ये। ठीक है। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की ओर बेहतर दलील है कि संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज़्यादा है? तो संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका है। बिल्कुल सही। तो पहले संविधान बना है तब संसद बनी है, क्योंकि संसद का उल्लेख कहाँ है? संविधान में है। ठीक है। आगे लिखा है, बताइए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है? इसमें कौन सा ऐसा जो कथन है सही है या गलत है? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो लिखा है, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। बिल्कुल सही है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है, ऐसा नहीं होता है। संविधान जो है केवल लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता, हर देश में होता है। ये गलत हो जाएगा। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, होता है। आदर्श मूल्य होते हैं। ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। संविधान एक नागरिक को एक नई पहचान देता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या गलत है? अपने उत्तर कारणों के साथ दे सकते हैं। तो ये लिखित हो गया, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, इसको लिखना होगा। ठीक है। तो ये आप लोग इसको जो है यहाँ तक देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, फिर उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और ये इस तरह क्वेश्चन हम आपको अलग से टॉपिक वाइज कराएंगे भी, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।